नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी मिस्टर घोस्ट। तो आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे उसका नाम खूनी साया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं और ना मैं। ये और बात है कि जिंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। शायद आप इस बात को ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूं। अब देखिए ना, मैं यहां से हजारों मील दूर हूं, पर इस घर की खामोशी को सुनकर कौन कह सकता है कि आज जो यहां होने वाला है उसका असर मेरी जिंदगी और मौत दोनों पे हो सकता है। 1960 का साल शुरू हो चुका था। मौसम गर्मी की और कदम बढ़ा रही थी और जिंदगी एक नया आगाज लिख रही थी। मेरे भाई एक मशहूर नॉवेलिस्ट थे। उनकी नॉवेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छी पोजीशन पर थी। उन्हें अलग अलग जगह से कई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे। वो उस वक्त के सबसे बेहतरीन नॉवेलिस्ट थे। उन्होंने कई नॉवेल्स का आगाज अपनी जबान में किया। अपनी इब्तदाई जिंदगी को काटने के लिए अम्मी अब्बू की बात मानकर उन्होंने शादी कर ली। फिर उनकी जिंदगी का आगाज सादिया भाभी जान से हुआ। अम्मी अब्बू भाईजान की शादी से बहुत खुश थे। धीरे धीरे भाभीजान ने सबका दिल जीत लिया। भाभीजान अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखती और भाईजान भी भाभीजान से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। काश अगर उनकी मोहब्बत को मैं इन लफ्जों अदा कर सकता, मगर उनकी मोहब्बत की कोई इंतहा न थी। मैं उस वक्त पालमपुर यूनिवर्सिटी से बैरिस्टरी कर रहा था। भाईजान का खत हफ्ते में एक बार जरूर आता था और जिससे मुझे घर के हालात को पढ़ने का मौका मिल जाया करता था। भैया ने खत में अम्मी अब्बू की तबीयत का जिक्र किया, जिसे सुनकर मैं बहुत मायूस सा हो गया। इसलिए भैया ने मेरे गांव आने की दरखास्त की। और वैसे भी मेरा फाइनल इम्तिहान खत्म हो चुका था। मुझे भी घर के लोगों से मिले बहुत साल हो चुके थे। घर के सभी लोग भी यही चाहते थे कि मैं अपनी छुट्टी गांव में बिताऊं। इसलिए मैंने हॉस्टल में छुट्टी की अर्जी दे दी और गांव की तरफ रवाना हो गया। दिल में काफी उमंगें जमा हो रही थी, पर इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी मुझे किस मोड़ की ओर धक्का दे रही थी। ये शायद मुझे भी नहीं पता था। ये किस्मत का खेल हमारी जिंदगी के साथ शुरू हो चुका था। वक्त अपनी करवटें बदल रही थी और खामोश पल ये इत्लाह दे रहा था कि जिंदगी किसी मोड़ पर यूं जा रुकेगी जिससे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। पर इसकी खबर कहाँ थी मुझे? पर दिल ने बताया कि जहां खुशियां होती हैं वहां गम भी मौजूद होता है, जहां मुस्कुराहटें होती हैं वहां दर्द भी मौजूद होता है। ऐसा ही कुछ हमारे जिंदगी के साथ भी हुआ, जिन्हें लफ्जों ने कैद कर लिया, एहसासों ने समा लिया और दिल ने किताबों की तरह छाप लिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी छोटी बहन जीनत चुपचाप एक किताब पढ़ रही थी। मैं धीरे से गया और उसके आंखों को बंद कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसने पूछा, कौन है? फिर मैंने कहा, जल्दी पहचान छोटी, कौन हूं मैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हामिद भाईजान आप आ गए। फिर सब लोग कमरे से बाहर निकल आए और मुझे देखने लगे। फिर मैंने सलाम अर्ज किया। भाभी बोली, आप ही का इंतजार हो रहा था, साहबजादे बहुत देर कर दी आने में। फिर मैंने भाईजान के न होने पर भाभीजान से पूछा, भैया कहाँ हैं? तो भाभी बोली, बाहर गए हैं एक मीटिंग के सिलसिले में। घर के सभी लोग मेरे घर आने पर बहुत खुश थे। अब्बाजान भी मेरी मौजूदगी से बहुत खुश थे। फिर अम्मी नमाज पढ़कर कमरे से बाहर निकली और फिर मैंने सलाम अर्ज किया। फिर अम्मीजान ने सलाम का जवाब देकर बोली, आ गया मेरा लाडला, बाहर जाकर कितना बदल सा गया है। बहू तुम यहाँ खड़ी हो, खाना का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करो, अख्तर आता ही होगा। फिर मेरी बहन छोटी और सादिया भाभी किचन की ओर चली गई। तभी भाईजान भी आ पहुंचे। उन्होंने मेरा नाम लेकर पुकारा, हामिद मेरे भाई। फिर मुझे गले से लगाया और कहने लगे, अच्छा हुआ तू आ गया। तभी अम्मीजान ने कहा, अल्लाह मेरे दोनों बेटों में यूं ही मोहब्बत कायम रखे। तभी भाभीजान किचन से बाहर आई और कहने लगी, खाना तैयार है।
सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। भाभीजान खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए मैंने भाभीजान की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी बहन छोटी बोलने लगी, हामिद भाईजान मैंने भी भाभी का साथ दिया है, कुछ मेरा भी हट बनता है। अख्तर भाईजान ने कहा, क्यों नहीं छोटी, वैसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, हम सब घूमने जा रहे हैं। इतना सुनते ही मेरी बहन छोटी बहुत खुश हो गई। भाईजान ने बताया कि उन्हें एक नई नॉवेल लिखने के लिए कंपनी ने उन्हें एक नया घर गिफ्ट किया है फतेहपुर गांव में। ये जानकर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। छोटी ने भाईजान से पूछा, भाईजान हम कब वहां जाएंगे? भाईजान ने कहा, छोटी हम लोग कल ही निकलेंगे। सब तो बेहद खुश थे, मगर सादिया भाभीजान मायूस सी हो गई। फिर अम्मीजान ने कहा, क्या हुआ बहू, तुम क्यों उदास हो? तो भाभीजान ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस ये सोच रही थी, इतने दिन से यहाँ रहते रहते इस जगह से मोहब्बत हो गई है। तो भाईजान ने कहा, कुछ दिन की तो बात है, मेरी नॉवेल पूरी हो जाएगी तो हम फिर यहाँ आ जाएंगे। मगर भाभीजान की खामोशी को मैं समझ गया था कि वह इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब बस रात कटने का इंतजार था। सभी लोग सो गए। जब सुबह हुई तो सब अपनी तैयारी में लग गए। मैं अम्मी अब्बू का सामान पैक करने लगा, तभी सादिया भाभीजान दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हामिद ये लो अम्मीजान की दवाइयाँ भी रख दो। फिर मैंने दवाइयाँ रख कर कहा, भाभीजान मेरी कुछ मदद चाहिए? तो भाभीजान ने कहा, नहीं हामिद मैं सारे काम कर चुकी हूँ, बस तुम्हारे भाईजान के कपड़े रखना बाकी हैं। फिर भाभीजान अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बहन को देखा तो वह ये सोचने में लगी थी कि कौन से कपड़े पहनूं। फिर मैंने कहा, छोटी तू अब तक तैयार नहीं हुई? वह कहने लगी, भैया देखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन से कपड़े पहनूं? फिर मैंने कहा, मेरी बहन तो परी जैसी है, जो भी कपड़े पहनेगी अच्छी लगेगी। वह हंसने लगी और कहने लगी, आप भी मेरा मजाक उड़ाते हो? मैंने कहा, ऐसा नहीं है छोटी, मेरी बहन सही में प्यारी है। इतने में ही सादिया भाभीजान आ गई और कहने लगी, हामिद तुम यहाँ हो, तुम्हें तुम्हारे भाई ने बुलाया है। फिर मैं भाईजान के कमरे में गया तो देखा भाईजान अपने टाइपराइटर पर कुछ काम कर रहे थे। तब मैंने पूछा, भाईजान आपने मुझे बुलाया? तो भाईजान ने कहा, हाँ ये टाइपराइटर गाड़ी में रखवा दो, आपने काम पूरा कर लिया? मैंने पूछा तो भाईजान ने कहा, हाँ हामिद ये लो और इसे गाड़ी में रख दो। फिर मैं बाहर निकल कर आया और गाड़ी के पास पहुंचा। डिग्गी उठाकर मैंने वह टाइपराइटर अंदर रख दिया। मैं फिर वापस घर में आया तो देखा सब तैयार हो चुके थे, बस मैंने तैयारी नहीं की थी। तो अम्मीजान ने कहा, बेटा अब तक तैयार नहीं हुआ, जा जल्दी से तैयार हो जा, वरना जानता है ना तेरा भाई कितना जल्दबाज है। मैंने कहा, मैं उन्हीं का काम करके तो आया हूँ, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। अम्मीजान जब मैं कुछ देर के बाद लौटा तो देखा सब बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ चुके थे और भाईजान टेलीफोन से किसी से घर में बात कर रहे थे। तभी मुझे भाईजान ने कहा, हामिद तुम यही हो अभी तक? फिर मैंने कहा, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। भाईजान ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो सब सही से बैठ गए, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। फिर मैं घर से बाहर आया तो देखा सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। मुझे देखकर सादिया भाभीजान ने कहा, हामिद तुम्हारे भाईजान कहाँ रह गए? मैंने कहा, वह टेलीफोन से किसी से बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद भैया बाहर निकल कर आए और फिर याकूब चाचा को घर का ध्यान रखने के लिए कहने लगे। याकूब चाचा हमारे घर के बगीचे में काम किया करते थे, अब घर की देखभाल करना याकूब चाचा के जिम्मे था। फिर भाईजान जब गाड़ी के पास आए तो अम्मीजान कहने लगी, अख्तर बेटा क्यों इतनी देरी हो गई तुम्हें? तो भैया ने कहा, हाँ अम्मीजान, वह याकूब चाचा से कुछ बातें कर रहा था। अब फिर क्या था, हम लोग सब गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अख्तर भाईजान ने कहा, फतेहपुर पहुंचने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तभी मेरी बहन छोटी कहने लगी, भैया बहुत देर हो जाएगी। भाभीजान ने कहा, हाँ रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। तभी भाईजान ने कहा, तुम सब घबराओ मत, एक रास्ता है, कुछ ही दूरी पर एक कच्ची सड़क है, हम उस सड़क से जाएंगे तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। तभी अब्बाजान कहने लगे, बेटा अख्तर ये रास्ता दुरुस्त तो है ना?
तो भैया कहने लगे, हाँ अब्बू आप घबराइए मत। मैंने कहा भाईजान वो कच्ची सड़क तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तो भैया ने कहा बस आधा घंटा लगेगा। फिर उस कच्ची सड़क के सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। रास्ते कटते गए और दिन भी ढलने लगा। कुछ देर बाद वह कच्ची सड़क दिखाई देने लगी। तभी भैया ने गाड़ी को उस रास्ते पर मोड़ दिया। वो रास्ता बहुत ही सुनसान और भयानक सा लग रहा था। गाड़ी जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ रही थी। अचानक कुछ दूर जाते ही एक ढाबा नजर आया। तो भाईजान ने कहा, आप लोगों को भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करूं? तो सादिया भाभीजान कहने लगी, मगर इस सुनसान जगह पर ढाबा कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। भाईजान ने हंसते हुए भाभीजान से कहा, तुम भी ना बहुत घबराती हो, ये ढाबा बहुत ही सुनसान जगह पर बना हुआ है, इसलिए कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द वापस आता हूँ। अम्मीजान ने घबराते हुए कहा, बेटा अख्तर हामिद को भी साथ ले लो। फिर मैंने भाईजान से कहा, चलिए भाईजान मैं भी साथ चलता हूँ। फिर मैं और भाईजान उस ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। जब नजदीक पहुंचे तो भाईजान ने आवाज लगाई, कोई है, लेकिन किसी ने भी जवाब दिया। दूसरी बार आवाज लगाई तो भी कुछ हरकत नहीं हुई। तब भाईजान ने तीसरी बार आवाज लगाई, कोई है क्या? तब एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो हमें बहुत गौर से देख रहा था। फिर भाईजान ने कहा, हम फतेहपुर जा रहे थे, रास्ते में मैंने ये ढाबा देखा तो सोचा कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और कहने लगा, आप सही जगह पर आए हो, यहाँ पर मैं और मेरा बेटा रहते हैं, वो अभी पानी लाने गया है, बोलिए आपको क्या चाहिए? तो भाईजान कहने लगे, चाचा आपके पास जो भी ताजा सामान बना हुआ है वह हमें दे दीजिए। तो वो बूढ़ा इंसान बोलने लगा, ठीक है जनाब, आप सब बैठिए, मैं इंतजाम करता हूँ। भाईजान ने कहा, हामिद जाओ और सबको ले आओ। फिर मैं भागकर गाड़ी के पास गया और सबको गाड़ी से बाहर आने को कहा। फिर सब बाहर आए और सब उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। हम पहुंचे तो देखा सबका खाना लगा हुआ है और भाईजान ने सबसे बैठने के लिए कहा। मेरी बहन जीनत कहने लगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शुक्रिया भैया, ये बहुत लजीज लग रहा है, चलो अब बिना देरी करते हुए खाया जाए। फिर मैंने कहा, तू तो सबसे बड़ी भुक्कड़ है। तो अम्मीजान कहने लगी, बातें ही करोगे खाना भी खाओगे? फिर सब हंसने लगे और हम खाने के लिए बैठ गए। तभी एक लड़का पानी से भरा बाल्टी लेकर आ रहा था। उसने बाल्टी रखी और ढाबे के अंदर गया। कुछ ही देर बाद बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ बाहर आया। तो भाईजान ने उनसे पूछा, चाचा वैसे हमें फतेहपुर पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? तो उन्होंने कहा, बस 1 घंटे का और सफर है, ये रास्ता कच्चा है और बहुत मुश्किल से भरा भी, जरा संभल कर जाइएगा आप लोग, मौसम भी खराब हो रहा है, जल्द ही बारिश भी हो सकती है। अख्तर भाईजान आपका शुक्रिया चाचा, दिन भी ढलने लगा है, शायद हमें निकलना चाहिए। ये लीजिए चाचा अपने पैसे, और हाँ आपका खाना लाजवाब था। बूढ़ा आदमी, शुक्रिया जनाब, बस दुआ में याद रखिएगा। फिर हम अपने सफर की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने के बाद आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई। ये सफर बहुत ही मुश्किलों भरा था। पल पल वक्त हमें इत्लाह दे रहा था खतरों के होने का, मगर किस्मत की लिखी इन लकीरों के आगे हम बेबस थे। जब हम फतेहपुर पहुंचे तो भाईजान ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, अख्तर भाईजान जरा सुनिए, चाचा ये सैयद मंजिल का पता बताइएगा। उस घर का नाम सुनते ही वह थरथर कांपने लगा। तभी उसने कांपते हुए कहा, अरे बेटा मगर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वह घर दुरुस्त नहीं है, वहां जिन्न का बसेरा है। ये बात सुनते ही भाईजान हंसने लगे और कहने लगे, क्या आपने अपनी आंखों से कभी इन चीजों को देखा है? बुजुर्ग आदमी, नहीं बेटा, मगर मैंने लोगों से सुना है। अख्तर भाईजान, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। उस आदमी की बात सुनकर अम्मीजान और सादिया भाभीजान ज्यादा घबरा गई। अख्तर भाईजान, वैसे चाचा आप हमें सैयद मंजिल का पता बताएंगे या नहीं? बुजुर्ग आदमी, बेटा अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में मत डालो, मेरा कहा मानो, वापस लौट जाओ। भाईजान ने कहा, आपका शुक्रिया हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए। फिर भाईजान ने गाड़ी का शीशा लगाया और आगे बढ़े। सादिया भाभीजान,
उस बूढ़े आदमी की बात कहीं सच ना हो, हमें लौट जाना चाहिए। अख्तर भाईजान, हम इतनी दूर आए हैं और तुम कह रही हो लौट जाए। मुझे जिंदगी में इतना अच्छा मौका मिला है और मैं कहीं सुनी बातों को मानकर ये मौका गवा दूं। तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। छोटी, जीनत, भैया मुझे लगता है सबसे पहले वो जिन भाभीजान को पकड़ेगा, इसलिए वो इतना घबरा रही है। छोटी की बात सुनकर सब हंसने लगे, मगर भाभीजान बहुत फिक्र में थी। मैंने कहा, भाभीजान आप घबराइए मत, कुछ लोगों को नए लोगों का आना पसंद नहीं। हम पूछते पूछते अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। सब गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर को देखने लगे। वो घर बहुत बड़ा और शानदार था और गांव से बहुत दूरी पर था। यहां खामोशी सी छाई हुई थी, चारों ओर घना जंगल और ठहरा हुआ शमा था। घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था जहां सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। उस घर ने सबका दिल मोह लिया, मगर सादिया भाभीजान अंदर ही अंदर परेशान सी लग रही थी। काश भाईजान ने उनके एहसास को समझा होता तो ये मौत का खेल हमारी जिंदगी के साथ शुरू ना होता। कुछ ही देर बाद उस घर के अंदर से एक आदमी एक औरत के साथ सलाम अर्ज करता हुआ बाहर आया और भाईजान से कहने लगा, मैं थासिम और ये मेरी बीवी रज्जो है। हम दोनों ही इस बंगले की देख रेख करते हैं साहब। वैसे आपने बहुत देर कर दी आने में। भाईजान ने कहा, हाँ दरअसल हमें इस घर का पता ढूंढने में जरा सी देर हो गई। आप ऐसा करिए, हमारे सामान गाड़ी से निकाल कर रखवाइए। फिर मैंने कहा, भाईजान आप सब अंदर जाइए, मैं और कासिम चाचा गाड़ी से सामान लेकर आते हैं। सब अंदर चले गए। मैंने डिक्की खोला और 2 बैग निकालकर कासिम चाचा को दिए और 2 बैग मैंने उठाए। फिर मैंने कहा, चलिए चाचा अब हम इसे लेकर कर चलते हैं। जैसे हम अंदर गए तभी मुझे ख्याल आया कि भैया का टाइपराइटर भी लाना है। तो मैंने कासिम चाचा को कहा, चाचा गाड़ी में एक सामान और है, वो जाकर ले आइए। फिर भाईजान कहने लगे, छोटी और हामिद तुम दोनों अपने रूम पसंद कर लो। तभी छोटी ने कहा, मैं लूंगी सबसे बड़ा वाला रूम, और तेजी से भागकर रूम देखने चली गई। सब उसकी नादानी देखकर हंसने लगे। भाभी भी उसके पीछे पीछे कमरों को देखने चली गई। फिर भैया ने अम्मी अब्बू से कहा, अम्मी अब्बू आप दोनों का रूम दाईं तरफ है, आप लोग फिलहाल आराम करिए। तो अब्बू ने कहा, ठीक है बेटा हम चलते हैं, तुम थासिम को कहकर हमारा सामान पहुंचवा दो। भैया ने कहा, ठीक है अब्बू मैं पहुंचवा देता हूं, अब आप लोग जाइए और आराम करिए। तभी कासिम चाचा टाइपराइटर लेकर दरवाजे पर गिर जाते हैं। तभी भैया और मैं भागकर उन्हें उठाने जाते हैं। अख्तर भाईजान आपको चोट तो नहीं लगी? कासिम चाचा, नहीं साहब, यहां शायद पानी गिरा हुआ था इसलिए मेरा फिसल गया, मगर अचानक से यहां पानी कैसे गिर गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर भैया अपना टाइपराइटर उठाया और कहा, लगता है हामिद मेरा टाइपराइटर खराब हो गया, गिरने की वजह से इसके बटन भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे। तभी भाभी रूम से बाहर आती हैं। सादिया भाभीजान, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारा टाइपराइटर कैसे गिर गया? अख्तर भाईजान, वो कासिम चाचा ये टाइपराइटर लेकर आ रहे थे तो उनका दरवाजे पर पैर फिसल गया, मगर चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह इसे ठीक कराने लेकर जाऊंगा, तुम इसे लेकर जाओ और मेरे कमरे में रख दो। तो भाभी वो टाइपराइटर लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। अख्तर भाईजान, वैसे कासिम चाचा मानना तो पड़ेगा, ये जगह बहुत कमाल की है। तभी दरवाजे पर एक आदमी भाईजान का नाम लेकर अंदर आया, अस्सलामुअलैकुम। अख्तर साहब आप लोग आ गए, मगर आपने यहां आने में बहुत देर कर दी, मगर चलिए कम से कम आप सही सलामत तो पहुंच गए। अख्तर भाईजान, वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी तारीफ। फिर उस अनजान शख्स ने कहा, जी मैं अब्बास, मैं इस घर का आधा मालिक समझ लीजिए पूरा, इस घर के असली मालिक तो बाहर रहते हैं, तो ये घर मेरी निगरानी में रहता है।
वैसे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। अख्तर भाईजान, हाँ वैसे आपसे एक काम था। मेरा टाइपराइटर थासिम चाचा के हाथ से गिर गया और खराब हो गया। आप इसे जरा ठीक करवा देंगे? अब्बास, ओहो, ये कासिम चाचा भी ना उम्र के साथ साथ बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। कोई भी चीज नहीं संभाली जाती इनसे। फिर मैंने कहा ऐसी बात नहीं, थासिम चाचा का पैर पानी पर फिसल गया, इसलिए वो गिर गए। अख्तर भाईजान, हाँ अब्बास साहब कुछ ऐसा ही हुआ, मगर चलिए कोई बात नहीं, आप इसे सुबह जल्द से जल्द ठीक करवा दीजिए, मुझे बहुत से काम करने हैं। अब्बास, ठीक है अख्तर साहब बेफिक्र रहिए, मैं सुबह तक इसे ठीक करवा दूंगा। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। अख्तर भाईजान ने कहा, अब्बास साहब ये मेरा छोटा भाई हामिद है। तो उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहने लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा जनाब। अख्तर भाईजान, वैसे अब्बास साहब इस घर को देखकर लगता है ये शायद बहुत सालों तक बंद था। भाईजान के इस सवाल से वो घबरा सा गया और कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे नौकर यहां रोज साफ सफाई करते हैं। और वो कहने लगा, क्यों थासिम चाचा, ऐसा है कि नहीं? तो यासिम चाचा सहमे सहमे से बोले, हाँ साहब, मैं और मेरी बीवी इस घर का सालों से देखभाल करते आ रहे हैं। अब्बास, ये ठीक कह रहे हैं, ये लोग सालों से यहां काम कर रहे हैं। वैसे अख्तर साहब, मैं चलता हूं, रात होने वाली है और मुझे घर भी पहुंचना है। अख्तर भाईजान, ठीक है अब्बास साहब। फिर भैया ने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने चले गए। कासिम चाचा ने मुझसे कहा, छोटे साहब मैं जरा बगीचे की तरफ जा रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है चाचा। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े तो मैंने कहा, जरा रुकिए, एक बात पूछनी थी। उन्होंने कहा, पूछिए साहब। मैंने कहा, वैसे थासिम चाचा, जब हम फतेहपुर पहुंचे तो एक आदमी मिला। जब भैया ने उनसे इस घर के बारे में पूछा तो वो घबराया और कहने लगा कि यहां जिनों का बसेरा है। आपको क्या लगता है? ये बात सुनते ही थासिम चाचा घबरा गए और कहने लगे, नहीं छोटे साहब, ये आपका वहम है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो बगीचे की तरफ चले गए। तभी अख्तर भाईजान आए और कहने लगे, हामिद, तुमने अभी तक अपना कमरा नहीं देखा? मैंने कहा, हाँ भैया, मैं जा ही रहा था। अख्तर भाईजान, तुम जाओ और आराम करो। फिर मैं और भाईजान अपने कमरों की तरफ चले गए। अख्तर भाईजान, अरे ये सादिया कहाँ चली गई? और इस टाइपराइटर को अलमारी में भी नहीं रखा, जरा देखो शायद कुछ करने से ठीक हो जाए। अरे ये तो काम करने लगा, पर कैसे? ये तो खराब हो चुका था, पता नहीं इतनी जल्दी ये कैसे ठीक हो गया। शायद ये घर मेरे लिए लक्की है। सादिया भाभी जान, अरे आप आ गए। अख्तर भाईजान, सादिया तुम कहाँ थी? सादिया भाभी जान, मैं किचन में थी, रज्जो चाची के साथ। अख्तर भाईजान, सादिया तुमने टाइपराइटर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है क्या? सादिया भाभी जान, नहीं। पर क्या हुआ? अख्तर भाईजान, देखो ना, ये टाइपराइटर अपने आप ही ठीक हो गया। मैं आज से अपना काम शुरू कर सकता हूं। ये जगह सचमुच सादिया हमारे लिए लक्की है। तुम्हें क्या लगता है? सादिया भाभी जान, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो इस घर की चार दीवारी में खौफ सा लगता है। अख्तर भाईजान, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, घबराओ मत। तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी नॉवेल पूरी हो जाएगी तो हम सब यहां से वापस लौट जाएंगे। सादिया भाभी जान, चलिए खाना लग चुका होगा, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अख्तर भाईजान, तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। सादिया भाभी जान, ठीक है, मगर ज्यादा देर मत करिएगा।
खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अख्तर भाईजान अपना टाइपराइटर लेकर एक छोटे से कमरे की ओर चले गए। वह कमरा बहुत ही भयानक और डरावना था। वहां से बाहर बगीचा नजर आता था। भाईजान खिड़की के पास बैठ गए और अपनी नॉवेल के बारे में सोचने लगे। तभी सादिया भाभीजान आ पहुंचती है। सादिया भाभीजान, अरे ये क्या? आज से ही लिखना शुरू कर दिया? कम से कम आज तो आराम कर लेते। अख्तर भाईजान, सादिया देखो मुझे बहुत काम है, तुम चलो बस मैं आता हूं। सादिया भाभीजान, ओह काम तो कल भी हो सकता है ना? अख्तर भाईजान, वादा करता हूं थोड़ी देर में आता हूं। सादिया भाभीजान, चलो ठीक है। सादिया भाभीजान के जाने के बाद भाईजान अपनी हॉरर नॉवेल के बारे में सोचने लगे और तभी धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे हुए उनकी आंख लग गई और वह सो गए। तभी एक काली परछाई उनके पास आ खड़ी हुई। भाईजान को आहट महसूस होते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें लगा कि कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है और वह खिड़की से बाहर की ओर देखने लगे, मगर कुछ बाहर नजर नहीं आया। भाईजान फिर से सोचते सोचते सो गए। तभी फिर वह काली परछाई वहां आ खड़ी हुई और वह भाईजान को खूब गौर से देखने लगी। जैसे ही उस काली परछाई ने भाईजान की तरफ हाथ से इशारा किया, भाईजान के हाथ खुद ब खुद टाइपराइटर की ओर बढ़ने लगे और वह उनसे कुछ टाइप करवाने लगा। टाइपराइटर पर कुछ देर टाइप करने के बाद टाइपराइटर की आवाज से भाईजान की आंखें खुल गई और वह जाग गए। तभी वह देखते हैं कि वह नींद में टाइपिंग कर रहे हैं। तभी उनकी नजर टाइपराइटर पर पड़ती है और वह चौंक जाते हैं। अख्तर भाईजान, क्या? सैयद मंजिल, ये किसने लिखा? मैंने ही लिखा होगा शायद। सैयद मंजिल, इंटरेस्टिंग टाइटल। तभी भाईजान को लगा कोई उन्हें खिड़की से देख रहा है। वह उठ खड़े होते हैं और बाहर देखने लगते हैं। तभी कोई उनके पीठ पर पीछे से हाथ रखता है तो चौंक जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। अख्तर भाईजान, ओह सादिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सादिया भाभीजान, आप कब आएंगे सोने? कब तक इंतजार करूं आपका? वैसे जरा देखूं तो आपने क्या लिखा है? सैयद मंजिल, बस टाइटल। इतनी देर में बस तुमने एक टाइटल लिखा है, और वह भी चोरी का। अख्तर भाईजान, एक नॉवेल की सबसे जरूरी चीज होती है उसका टाइटल। उसका टाइटल हो गया, समझो आधा काम हो गया। सादिया भाभीजान, आधा काम? बहुत अच्छे। इसका मतलब बाकी का काम तुम कल कर सकते हो। अभी चलो, अभी बहुत देर हो गई है। अख्तर भाईजान, सादिया एक काम करो, तुम जाओ और पंखा चलाकर सो जाओ, मैं आज पूरी रात लिखना चाहता हूं। सादिया भाईजान, ठीक है। तभी फिर से अख्तर भाईजान कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी नॉवेल के बारे में सोचने लगते हैं। तभी खिड़की के पास से वह काली परछाई उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। भाईजान अपनी नॉवेल के बारे सोचते सोचते फिर से सो जाते हैं। जब सुबह हुई तो भाईजान को नींद में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, तो वह आवाज सुनते ही जाग गए। फिर टाइपराइटर की ओर देखने लगे। तभी उन्होंने टाइपराइटर से स्क्रिप्ट पेज निकाला और देखकर कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, कम से कम कहानी शुरू तो हुई। फिर उन्हें बाहर की तरफ से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। अख्तर भाईजान, अरे कौन आ गया सुबह सुबह? अख्तर भाईजान उठकर घर से बाहर बगीचे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि सादिया भाभीजान एक आदमी और एक औरत को नाश्ता परोस रही है। तभी सबकी नजर अख्तर भाईजान पर पड़ी और वह आदमी कहने लगा, अस्सलामुअलैकुम अख्तर साहब, मैं हूँ आपका पड़ोसी अफजल खान और ये मेरी बीवी अख्तर साहब। ये है आपका नाश्ता, मगर माफ करिएगा ज्यादा नहीं बचा। हा हा। अख्तर भाईजान, कोई बात नहीं, खाइए। अफजल खान, अख्तर साहब, मैंने बहुत प्यार से आपका जो नाश्ता है वह साफ कर दिया,
अब आप कल बड़े प्यार से हमारे घर आइए और नाश्ता कीजिए। वैसे मेरी बीवी ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छा बनाती है। क्यों? हा हा। अख्तर भाईजान, हा हा। वैसे काफी मजाकिया इंसान हैं आप। अफजल खान, अख्तर साहब, मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था। मुझे लगा आपकी शादी नहीं हुई है, आप बैचलर हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए तो हम आपसे मिलने चले आए। अख्तर भाईजान, पहले से मिलना चाहता था मतलब? मैं तो कल ही आया हूँ। अफजल खान, क्या बात कर रहे हो आप? कई बार तो मैंने इस घर में किसी की परछाई को आते जाते देखा है। अख्तर भाईजान, क्या बात कर रहे हैं? अफजल साहब, ये घर तो 10-15 साल से बंद है। 2 नौकर हैं, वो भी बाहर क्वार्टर में रहते हैं। अफजल खान, हाँ, उन 2 नौकरों को मैंने देखा है। वह किसी से ज्यादा बातचीत तो करते नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। अगर आप कहते हैं आप नहीं है, तो फिर और कौन हो सकता है? और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ पर जिन्नातों का साया है, जिन रहते हैं यहाँ पर। अगर आप नहीं तो फिर वह जिन्नात तो नहीं जिसे मैंने देखा? हा। सभी लोग उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और फिर उन्होंने अख्तर भाईजान से पूछा, अफजल खान, और हाँ, मैंने एक और बात सुनी है, आप कोई हॉरर नॉवेल लिख रहे हैं। अख्तर भाईजान, जी हाँ। अफजल खान, तो जाइए ना, जाकर मिलिए उस जिन्नात से और लिख दीजिए उसकी जिंदगी पर कहानी, और टाइटल रखिएगा जिन्नात की आत्मकथा। हा। अख्तर भाईजान उनकी बातें सुनकर कुछ सोचने लगे। अफजल खान, क्या हुआ अख्तर साहब? आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना? अख्तर भाईजान, नहीं, बिल्कुल नहीं अफजल साहब, आप लोग नाश्ता करिए, मैं जरा अपने कमरे से हो आता हूँ। ये कहते हुए भाईजान उस घर के अंदर हैरत अंदाज में घूमने लगे। तभी उन्होंने किसी को सामने वाले कमरे की तरफ जाता हुआ देखा। वह चौंक गए और आवाज लगाने लगे, अख्तर भाईजान, कौन है? रुको। और ये कहते हुए वह उसकी तरफ भागे और उस कमरे के अंदर चले गए। वह कमरा एक तहखाना था, जहां पर बहुत से पुराने सामान बिखरे पड़े थे। वह धीरे धीरे तहखाने के अंदर गए और वहां की चीजों को देखने लगे। देखते ही देखते उनकी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस संदूक को खोला, वह हक्का बक्का रह गए। अंदर एक कुल्हाड़ी खून से लथपथ रखी हुई थी। उन्होंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और बहुत ही गौर से देखने लगे। तभी फिर वह काली परछाई उनके पीछे से गुजरी और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। वह फौरन पीछे मुड़े और देखने लगे, मगर वहां कोई भी नजर नहीं आया। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वह एक पुराने शीशे की तरफ खुद को देखने के लिए चले गए। वह अभी शीशे में खुद को देख ही रहे थे कि तभी शीशे में उन्हें वह काली परछाई उस कुल्हाड़ी के साथ नजर आया। वह डर गए और नीचे गिर गए। जैसे ही वह उठे तो चारों तरफ देखने लगे, मगर वहां कोई भी नजर नहीं आया। उन्होंने जल्दी से कुल्हाड़ी को उस संदूक में रखा और उस तहखाने को बंद करके वहां से निकल गए। भाईजान जब अपने कमरे में आए तो बहुत ही डरे हुए थे। वह अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे थे। तभी भाभीजान उन्हें देखकर कहती हैं, सादिया भाभीजान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? अख्तर भाईजान, कुछ भी तो नहीं, देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्द से जल्द नाश्ता का इंतजाम करो। सादिया भाभीजान, सब लोग बाहर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अख्तर भाईजान, तो चलो, चलते हैं। और ये बोलते हुए वह कमरे से बाहर बगीचे की तरफ चले गए। भाभीजान मन ही मन कुछ सोचने लगी और परेशान होने लगी। जब रात हुई तो भाईजान अपने उसी कमरे में फिर से जाकर बैठ गए और अपनी नॉवेल को टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। अख्तर भाईजान कहते हैं, जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है तो वह पागलपन की सारी हदें पार कर जाता है। ऐसा ही एक वैज्ञानिक जो भगवान बनने के चक्कर में पागल हो चुका था।
उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, मुर्दों में फिर से जान लाना। लोगों की नजरों से दूर उसने अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी थी। एक अमावस की रात जब सारी दुनिया सो रही थी, वह निकल पड़ा मुर्दों की तलाश में। कब्रिस्तान जाकर खोदाई शुरू की। किसी लाश का हाथ लिया, किसी लाश का पैर, किसी का पेट, किसी का कुछ और। वह शरीर के अलग अलग हिस्सों को अपनी लेबोरेटरी में ले आया और फिर सिलाई करके जोड़ना शुरू किया। शरीर के हिस्सों को जोड़ने के बाद उसने शरीर के हर हिस्से को इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही वह मैन स्विच चालू करता है, तभी भाईजान के सामने रखा हुआ लैंप खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगता है। घर के सारे बल्ब खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगते हैं और तभी भाईजान के लिखे हुए अल्फाज हकीकत में बदल जाते हैं। उस घर के तहखाने के अंदर एक खूंखार जिन्नात अपने वजूद में आ जाता है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है और उस संदूक में परी हुई कुल्हाड़ी उठाकर तहखाने से बाहर निकल जाता है। भाईजान लैंप और बल्ब के ऑन ऑफ होने पर कुछ देर लिए घबरा जाते हैं, पर वह फिर से लिखना शुरू कर देते हैं। अख्तर भाईजान साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है। लाश जिंदा हो जाती है और निकल पड़ती है अपने पहले शिकार की तलाश में। वह लेबोरेटरी से बाहर निकलकर गलियारों से होता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। तभी वह जिन्नात खिड़की के सामने से गुजरता है। भाईजान सामने देखते हैं तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। भाईजान फिर लिखना शुरू कर देते हैं। अख्तर भाईजान, किसी को मालूम नहीं कि कौन होगा उसका पहला शिकार, किसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। तभी वह जिन्नात अफजल खान के घर की तरफ जा पहुंचता है। अख्तर भाईजान वह तय करता है और पास ही घर में घुसता है। वह घर में अपना शिकार ढूंढने लगता है। अफजल खान अपने में बैठकर टेलीविजन देख रहे थे। तभी जिन्नात उसके गेट के पास आ खड़ा होता है। अफजल खान को लगता है कि उनकी बीवी आया है। अफजल खान, आ गई डार्लिंग, बड़े ही अच्छे पड़ोसी है हमारे, अपनी तरह हंसमुख और मिलनसार है, बस बातें ही कुछ ज्यादा करते है ना। तभी वह जिन्नात गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अफजल खान, रात को डिनर पर जाना है कि नहीं उनके वहां? अरे मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूं, पीछा छुड़ा कर आया हूं उनसे। हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? तभी जिन्नात पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। अफजल खान जैसे ही पीछे मुड़ते तो उस जिन्नात को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। जैसे ही वह भागने लगते हैं, तभी जिन्नात उन्हें पकड़ लेता है। अख्तर भाईजान, आखिर जिन्नात अपने पहले शिकार का रत्ल कैसे करेगा? क्या उसे कुल्हाड़ी से काट देगा या फिर वह उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा? नहीं मजा नहीं आ रहा। तभी भाईजान कुछ देर सोचने के बाद टाइपराइटर पर टाइप करना शुरू कर देते हैं। वहां जिन्नात अफजल खान के सिर को दीवार पर मारकर उसकी जान ले लेता है। अख्तर भाईजान बहुत लाश को घसीटते हुए एटिक में ले जाता है और उसको छुपा देता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।